मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है IRDA एक्ट मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपने नेम सुना ही होगा SEBI RBI के बारे में, तो जितनी भी कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सभी SEBI में रिकॉर्ड की जाती हैं और जितनी भी मनी मार्केट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो RBI में रिकॉर्ड की जाती है। और इसी तरह से जितनी भी इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शंस है वो IRDA एक्ट में रिकॉर्ड की जाती है, जिसको हम आज ब्रीफ में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम IRDA एक्ट का मीनिंग देखते हैं। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है वो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है और सुपरवाइजरी बॉडी है जो कि एक कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। और जो इसने इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट करना होता है उसके लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करती है। इसका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और एक इंडस्ट्री को डेवलप करना है। नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। जो IRDA एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो इंश्योरेंस है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो इंश्योरेंस के रिलेटेड पावर्स है उनको बनाना, एक बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ IRDA एक्ट। जो IRDA एक्ट की प्रोविजंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ स्कीम, सेकेंड है ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी और थर्ड है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IRDA एक्ट में जो अथॉरिटी है उसकी ड्यूटीज़ बताओ, तब भी हम यही आंसर लिखेंगे। बस उसमें जो प्रोविजंस का सेकंड पार्ट है उसको हम पहले लिख देंगे और बाकियों को थोड़ा कम डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह से अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IRDA एक्ट के रोल्स बताओ या सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल बताओ IRDA एक्ट में, तब भी हम यही क्वेश्चन लिखेंगे। बस उसमें जो प्रोविज़न का थर्ड पार्ट है रोल्स, उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उसको पहले लिख देना और बाकी जो है उसको थोड़ा कम डिस्क्राइब करना और उसको लास्ट में लिख देना है। और इसी तरह से अगर प्रोविज़न पूछे जाएंगे तो हम इन सभी को ही लिखेंगे, मीन्स 3 पार्ट को ही डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोविजंस ऑफ IRDA एक्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ स्कीम का, जिसमें 10 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है मेंबर्स। मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं एज अ होल टाइम मेंबर और 4 मेंबर होते हैं एज अ पार्ट टाइम मेंबर। मीन्स कि टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनमें एबिलिटी होनी चाहिए और इनमें नॉलेज होनी चाहिए इंश्योरेंस के बारे में। और ये सभी मेंबर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है टेन्योर ऑफ मेंबर्स, मींस की टाइम पीरियड ऑफ मेंबर्स। जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो 5 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी पर्सन की एज 65 ईयर्स हो गई है तो वो भी एज अ चेयरमैन ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन या फिर ऑफिस। जो चेयरमैन है वो किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकता है ऑफिस में से या की पोजीशन से जो इंसॉल्वेंट हो गया है और या तो वो फिज़िकली और मेंटली इनकैपेबल हो गया है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, या फिर वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड हो गया है, और या फिर उसने कोई ऐसा फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट लिया हुआ है जो पीरियोडिकली उसके एज अ मेंबर फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सैलरीज एंड अलाउंसेस का। जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं या ऑल टाइम मेंबर्स होते हैं उनको जो सैलरीज एंड अलाउंसेस देनी होती है या फिर उनकी सर्विसेज की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। जो चेयरमैन होते हैं या पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के बिना जिस टाइम पे उन्होंने ऑफिस होल्ड किया होता है उसके 2 सालों के बीच वो किसी भी और कंपनी में किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही वो किसी और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं। 6th पॉइंट है मीटिंग्स का। जो अथॉरिटीज़ होती है वो मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको ऑब्जर्व करती है। और अगर जो चेयरमैन होता है वो किसी कारण से किसी रीज़न से उस मीटिंग को अटेंड करने में अनएबल है तो वो अपनी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट कर देता है और वो पर्सन चेयरमैन के बिहाफ के ऊपर उस मीटिंग में कोई भी डिसीजन ले सकता है। 7th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का। जो चेयरमैन होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव
मैटर के रिगार्डिंग पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर होती है। 8th पॉइंट है वैकेंसीज़ का। कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड हो सकती है फॉलोइंग रीज़न से। वो रीज़न क्या है? जो अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर कोई डिफेक्ट है, या फिर जो अथॉरिटी में एज अ मेंबर एक्ट कर रहे हैं उन पर्सन की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज़ का। ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़, अगर जो अथॉरिटीज़ है उसको ये लगे कि ये नेसेसरी है कि बिजनेस में और मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, तो वो क्या करती है, और ऑफिसर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकती है। मींस कि पहले जो था वो 10 मेंबर्स थे, चेयरमैन था और 5 मेंबर थे एज अ होल टाइम मेंबर और 4 मेंबर थे एज अ पार्ट टाइम मेंबर। बट उसके अलावा अगर अथॉरिटी को लगे कि और मेंबर अपॉइंट करने हैं तो वो ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के, वो सभी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये था हमारा IRDA की प्रोविज़न का फर्स्ट पार्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ स्कीम। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी, जिसमें 9 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इशू ऑफ सर्टिफिकेट। जो अथॉरिटी होती है वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसको इशू करती है, और अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट होनी होती है तो वो उसको मॉडिफाई कर देती है। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। जो अथॉरिटी होती है उसका मेन एम यही होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट। अगर जो अथॉरिटी ये ठीक समझे तो वो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्रमोटिंग एफिशिएंसी। ये जो अथॉरिटी होती है उसकी ही ड्यूटी होती है कि वो ये मेक श्योर करें कि जो बिजनेस है उसमें एफिशिएंट वर्किंग हो रही है, एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इम्पोजिंग फीस। अथॉरिटी जो होती है अगर बिजनेस में कोई नॉन कंप्लेंस हुआ है तो उसके लिए फ़ीस को, पेनल्टी को या फाइन को इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगर जो अथॉरिटी ये ठीक समझे और उसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो पॉलिसी होल्डर को या और अथॉरिटी को, इंश्योरेंस कंपनी को इंफॉर्मेशन के लिए कह सकती है, तो वो जो पॉलिसी होल्डर या इंश्योरेंस कंपनी है फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सेवंथ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन। कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन में क्या है कि जो रेट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन का, जो एडवांटेजेस है और जो टर्म एंड कंडीशन है जो इंश्योरर ऑफर करता है, वो इस तरह से कंट्रोल और रेगुलेट नहीं की जाती है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर टैरिफ एडवाइजरी कमेटी से। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है बुक्स मेंटेनेंस का। इसमें क्या है कि जो अथॉरिटी है वो फॉर्म एंड मैनर को स्पेसिफाई करती है कि इस फॉर्म और मैनर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसको मेंटेन करना है। इसके बाद हमारा 9th पॉइंट है अदर पावर्स एंड ड्यूटीज़ का। तो ये था हमारा IRDA एक्ट की प्रोविज़न का सेकंड पार्ट, ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट हम आगे करेंगे रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA एक्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA एक्ट को इस्टेब्लिश करती हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ IRDA मेंबर्स। IRDA एक्ट को इस्टेब्लिश करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेयरमैन को और अदर पर्सन को अपॉइंट करती है IRDA में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अमेंडमेंट्स टू द एक्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो एक्ट में तो वो एक्ट में कर सकती है। पॉलिसी डायरेक्शंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA एक्ट को पॉलिसी डायरेक्शंस देती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है ओवरसाइट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA एक्ट को और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओवरऑल ओवरसाइट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है नोटिफिकेशन ऑफ रेगुलेशंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA एक्ट में जो रेगुलेशंस फ्रेम करने होते हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन देती है। नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA एक्ट को फंड्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IRDA अकाउंट्स को ऑडिट करती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है रिव्यू एंड अपील। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो IRDA डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू करती है और अपील को डिसाइड करती है। तो ये था हमारा IRDA एक्ट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोविजंस। एंड पे हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे क्योंकि कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट IRDA एक्ट इंश्योर्स
सपोर्ट्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। के एंड पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो IRDA एक्ट है वो इंश्योरेंस बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।